गाजियाबाद की भी हैं, ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ की भी हैं। अब मैं जरा दोनों डॉक्टर्स के पास आ जाऊं, इसके पहले जब तक अभय जी की आवाज वापस लौटे और हम उनको सुन पाए। डॉक्टर कौशल कांत, ये लड़ाई राजनीतिक है कुल मिला के कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी का मसला है, या वाकई वैक्सीन का क्राइसिस है देश में? रोहित जी, मुझे लगता है ये राजनीतिक मसला ज्यादा बनाया जा रहा है एज कंपेयर टू रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत किसी किसी सेंटर पे थोड़ी क्राइसिस हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो अभी तक दिखाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट में कम से कम 2 से 3 दिन का स्टॉक है। जो बात सुधांशु जी ने कही कि कोई कागज दिखाए, तो कोई कागज नहीं दिखा रहा है। हर आदमी सिर्फ हवा में दोषारोपण कर रहा है। तो मैं सर्टेन सेंटर की बात मान सकता हूं कि कहीं पे कम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गई, कहीं कोई स्पॉइल हो गया, दैट इज ओके। लेकिन जिस तरह से जिस प्रॉब्लम को जिस मैग्नीट्यूड में पॉलिटिकली दिखाने की कोशिश हो रही है, तो वो बात मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि वही विपक्ष हर बार, जैसे सुधांशु जी ने गिनाया, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता, हमेशा कोविड की लड़ाई में कमियों को उजागर करता है। कमियों को उजागर करना विपक्ष का काम है, मैं ये मानता हूं, लेकिन उसको निगेटिव करने का काम नहीं करना चाहिए। इस समय पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली ये क्राइसिस फैली हुई है, और सेकेंड वेव की जो बात हो रही है कंट्री के तौर पे, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं आया है, हर जगह आया है। अगर हम देखें तो हम यूके या यूरोप से करीब 2 महीने 3 महीने पीछे चल रहे हैं। अगर उसके ट्रेंड को देखें तो यहां पे भी वो आता है। एक ऐसा कंट्री जहां अमेरिका का देख लीजिए, हर जगह का कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का हमसे बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमसे ज्यादा घुटनों के नीचे दफा है। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो कोरोना का मैनेजमेंट हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बेहतर हो रहा है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर साहब, जब तारीफ का समय था, लगातार देश के लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने तारीफ की, विपक्ष ने किया नहीं की, एक अलग विषय है। लेकिन आज की स्थिति में डॉक्टर अंशुमन, अगर हम गाजियाबाद के बगल में नोएडा में बैठे हैं और वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग खड़े हुए मोबाइल अपने हाथ में दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा, लेकिन अस्पताल और सेंटर कह रहा है कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है, तो क्या कहिएगा उसको? तारीफ करें कि नहीं देखो जी हम तो बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत क्राइसिस हो जाता है? सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। नहीं रोहित जी, इसमें तारीफ वाली कोई बात नहीं है। अगर वाकई वैक्सीन की क्राइसिस है तो नहीं होनी चाहिए। कारण 2 हैं। एक तो कोरोना वायरस को आए हुए 1 साल हो गया, जितनी तैयारी थी, हिंदुस्तान की 2 कंपनी वैक्सीन लेके आ गई। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हमने वैक्सीन बाहर भी भेजे, लेकिन अमेरिका में बिडेन ने भी डिसीजन लिया कि उनके यहाँ वैक्सीन के प्रोडक्शन में कुछ फिल्टर और कुछ चीजों की जरूरत ऐसी बढ़ी है, तो एक्सपोर्ट कम कर दो। अमेरिका ने भी डिसीजन लिया, तो हमें भी ये डिसीजन लेना चाहिए था। प्रायोरिटाइज पहले होम सेंटर को करो, मतलब इंडिया का करो, और डिप्लोमेसी बाद में कर लेगी। वैक्सीनेशन की स्पीड की जहां तक बात है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जो स्पीड है, इसके रफ्तार से अभी हम 0.8% हिंदुस्तान की आबादी को वैक्सीनेट कर पाए हैं। वैक्सीनेट से मतलब जिनको दोनों डोज लग चुकी हो, तो इसकी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए टाइमिंग की जरूरत है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हमें राजनीतिक मसलों से कोई उलझना नहीं है। कोरोना एक राजनीतिक वायरस नहीं है, बहुत सेकुलर वायरस है। राजनीतिक मसलों से उलझना नहीं, केंद्र और राज्य के बीच है झगड़ा। आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा वैक्सीन की सप्लाई और डिमांड को। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? स्टेट डिमांड करे, आप सप्लाई फुलफिल कीजिए। 2 कंपनी इंडिया की ही बना रही है, अगर वो सप्लाई पूरी कर सके ठीक है, नहीं तो एक्सटर्नल एक्सपोर्ट को बंद करें, वैक्सीन डिप्लोमेसी थोड़े दिन के लिए रोक लें, और इससे भी कमी पड़े तो दूसरी जो कंपनी विदेशों की है उनके इंपोर्ट को चालू कर दें, ताकि जल्द से जल्द हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ें और इस ट्रांसमिशन चेन को रोक सकें। लेकिन इसी बात पे तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी ट्वीट किया ना, उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि वो लॉबिंग करना चाहते हैं विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए। अभय दुबे आ गए। अभय दुबे बोलिए अपनी बात, पहले सुन नहीं पाए थे आपको, बोलिए। देखिए, मैं बहुत गंभीर विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, ये चिट्ठी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार को लिख दी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है और उनके यहां से हमको पंप्स और फिल्टर्स और जो एसेंशियल चीजें हैं जिससे कि हम वैक्सीन तैयार कर पाए, वो रोक दी गई है। मगर हिंदुस्तान क्या कर रहा था? हिंदुस्तान ने 6,45,21,000 वैक्सीन विदेशों को भेजी, और कब तक भेजी? उन्होंने अभी आखिरी 6 अप्रैल को नारू, ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा देश है, उस तक को सप्लाई की, जबकि हिंदुस्तान को पता था कि वैक्सीन की बहुत बड़ी मात्रा में कमी होने वाली है। एक और बड़ा खुलासा करता हूं, आप भरोसा करिए आज तक चैनल पर, आज तक ने एक स्टोरी की है उनके वेब पोर्टल पर। प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं जहां के सांसद हैं, वहां पर 66 सरकारी केंद्र है,
जहां पर टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया था। जानते हैं कितने बंद हैं? आप जानते हैं भली भांति। 41 केंद्र बंद कर दिए गए क्योंकि वैक्सीन उनके पास नहीं है। छोड़िए आप महाराष्ट्र की बात और प्रतिपक्षी दलों की सरकारों की बात, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कब सुनेंगे आप जानते हैं आपने 21 फरवरी को चुनाव की पहली बैठक ली, तब लगभग 15,000 केसेस थे और हिंदुस्तान में 9,35,000 टेस्टिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री जी आज जब 1,26,000 केसेस है तो 4 अप्रैल को 8,97,000 टेस्टिंग हुई, मतलब 15,000 केसेस से भी टेस्टिंग कम होकर नीचे आ गई। प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन पर भरोसा मत कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, क्यों आप पर्दा डालना चाहते हैं? इससे ये बात साफ होती है। बात जहां तक रही तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लगभग सुधांशु त्रिवेदी जी एक जैसी वैक्सीन मिली है। जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश को फटकार लगाई क्योंकि 10% वेस्टेज है। महाराष्ट्र ने 93 लाख वैक्सीन आज तक 93,38,000 किए, उत्तर प्रदेश ने 81 लाख किए हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने सिर्फ 52 लाख, राजस्थान ने 88 लाख और बिहार जैसे प्रांत ने मात्र 41 लाख किए। तो प्रतिपक्षी दलों पर जब आरोप लगाए तो अपनी स्टेट का परफॉर्मेंस भी देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी। और जो वेस्टेज की बात कर रहे हैं, असली कहानी उसकी क्या है ये जानती है देश की सरकार। मैं बताता हूं असली कहानी क्या है, क्योंकि आपने एज बार कर रखा है। अब एक शीशी में 10 वैक्सीन हैं, अगर 10 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं तो बाकी 3 या 4 वैक्सीन उसमें से वेस्ट होते हैं। प्रधानमंत्री जी आप भी जानते हैं। तो राज्य क्या करते हैं, जो एलिजिबल लोग नहीं है उनको भी लगा रहे हैं और इसलिए उसको रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते। तो आपकी सरकार ने भी मिसलेनियस में 29 लाख के लगभग मिसलेनियस वैक्सीन बताएं। ये मिसलेनियस क्या है? वही जो आप आरोप लगा रहे हैं। अभय जी, तो अब मेरा एक महाराष्ट्र सवाल से ज्यादा वेस्टेज हुए उत्तर प्रदेश। अभय जी वेस्टेज का डेटा, किसको कितने वैक्सीन मिले इसका डेटा, कौन कितने वैक्सीन लगा रहा है इसका डेटा, कितनी टेस्टिंग कर रहा है इसका डेटा, सारे डेटा पब्लिक डोमेन में हैं और लोग उसको 2-3 दिन से सुन भी रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जब ट्वीट किया और इस बात को लेकर सवाल उठाया कि भाई विदेशों को वैक्सीन क्यों दी जा रही है, उसके साथ साथ उन्होंने नीचे एक बात और लिखी है कि ये लड़ाई केंद्र और राज्यों को मिलकर लड़नी होगी। आप लोग उस बात को छोड़ क्यों देते हैं, केवल ऊपर वाली बात क्यों पकड़ते हैं? मिलकर लड़िए ना, आपस में क्यों लड़ना दिखाते हैं? रोहित जी देखिए हमारी सामूहिक दायित्व है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा उद्बोधन लगा आपने जब दिया अभी 1 दिन पहले, कल जब बात की मैं भी बहुत प्रभावित था। मगर वक्तव्यों और व्यवहार में अंतर क्यों है प्रधानमंत्री जी? 20 मार्च 2020 को पहली बैठक ली आपने इस पेंडेमिक की और 17 मार्च तक आपने 11 बैठकें ली। इन 2-3 सप्ताह में 33 रैलियां 5 राज्यों के चुनाव में करेंगे। आप कह रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। प्रधानमंत्री जी 1-1 हजार रुपए के कूपन बांटे रैलियों में लाने के लिए, आपके रिपोर्ट हुआ ये कुर्सियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो राहुल गांधी भी कर रहे थे नहीं लगे थे कि ऑनलाइन भाषण चल रहे हैं उनके सारे, या केरल में कोरोना है नहीं इसलिए वहां रैलियां करने की छूट है। देखिए एक निर्णय हो जाता, एक सारा ये तो एक निर्णय हो जाता कि नहीं करनी है तो आप ही कहते कि हमसे डरते हैं इसलिए हमको करने नहीं दे रहे। रोहित जी आप जानते हैं रैली की और प्रचार की पिपासा किसको है सबसे ज्यादा, ये समूचा देश जानता है। इस भयावहता के बाद अब मैं अब ये मत बोलिए कि राहुल गांधी केरल जा रहे हैं तो वो भागवत कथा करने जाते हैं, इस तरह से मत तो क्या दिखाइए। करें बताइए ना। राजनीति के हमाम में आप उतने ही नंगे हैं सर जितना दूसरे को नंगा दिखाना चाहते हैं। इसलिए अभय जी मुझे गुस्सा तब आता है अभय जी जब आपके रोड शो में, नेताओं की रैलियों में ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है ना मास्क होता है, लेकिन कार में बैठे अकेले आदमी को कोट मास्क लगाने के लिए कहता है तो आपके मुंह से बोल नहीं फूटता। वहां आप लोग नहीं बोलते, यहां एक दूसरे को आप नीचा दिखाने तुले रहते हैं। और ये मेरा केवल आपके ऊपर नहीं, ये सुधांशु जी के ऊपर भी उतना ही बराबर आरोप। देखिए मैं दुखी और द्रवित कैसे वहां पे एक उदाहरण देखिए, आखिरी छोटा सा एक। हाँ बोलिए छोटा सा, फिर सुधांशु। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं शुक्रवार से लेकर रविवार तक 3 दिन लॉकडाउन किया, आज शाम 6 बजे जी। क्या ऑर्डर निकाला? सभी जिलों में दमोह को छोड़कर, क्योंकि दमोह में चुनाव है। अरे माफ कीजिए साहब, छोड़िए चुनाव को, लोग त्राहिमाम एक सेंटर पर 25-25 लाशें हैं, सरकारें बता नहीं रही है, किसी भी राज्य की सरकार हो। मैं ये आग्रह करता हूं, आप ये चाहते हैं 5 राज्यों के चुनाव रद्द कर दिए जाएं? आप ये चाहते हैं 5 राज्यों के चुनाव रद्द हो जाए? देखिए माइक्रो लेवल पर आप प्रचार की अनुमति ये इलेक्शन कमिशन भी, वहां जयपुर में रिजॉर्ट में ले जाकर रख रहे हैं असम से अपने विधायक उम्मीदवारों को, और मुझे ये बता रहे हैं कि साहब हम नहीं चाहते भीड़ भड़का हो। वहां उनको रिजॉर्ट में रख रहे हैं ले जाकर, वो कोरोना से बचाने के लिए ले जा रहे हैं या बीजेपी से बचाने के लिए ले जा रहे हैं कि खरीद ना लें? भारतीय जनता पार्टी ने असम के हमारा जो साझा उम्मीदवार था
उसको एब्डक्ट किया और उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। क्या बात करते हैं? ठीक है सर, कोई बात नहीं। सत्ता की लूट में लगे हुए हैं। मेरा सवाल कोरोना को लेके है, वैक्सीनेशन को लेके है, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अगर कहीं कोई बंदरबांट हो रही है उसको लेके है। राजनीति को थोड़ा सा इससे बाहर रखना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं कौशल कांत जी और डॉक्टर अंशुमन के पास आ रहा हूं। बोलिए सुधांशु। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी यह चुनाव आयोग तय करता है। या तो यह तय हो जाता है कि रैलियां नहीं होंगी, या फिर चुनाव आयोग ने कहा था रैलियां होंगी तो सारी पार्टियां मिलकर तय कर लेती। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चुनाव में सभा और चुनाव में रैली तो चुनाव की मजबूरी है। भाई जी, ये दिल्ली के बॉर्डर पर 5 महीने से बैठे हुए लोग, ये तो चुनाव नहीं चल रहा है। और किसके लिए बैठे हैं? वो जो एक्ट इस समय स्थगित है, और सरकार ने भी कह रखा कि अगर कोर्ट का निर्णय फेवर में भी आ जाएगा तो भी 1.5 साल नहीं करेंगे। और ये जो पंजाब में बड़ी बड़ी खाप पंचायतें, राजस्थान में बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हो रही थी, और आप लोग खुद दावा कर रहे थे कि आपने 2 करोड़ लोगों के, किसानों के साइन करवा दिए। कितने की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की आपने? कोविड काल में 2 करोड़ लोगों के सिग्नेचर करवा दिए। ये तो चुनाव की मजबूरी नहीं थी ना, और ये तो उस चीज की मजबूरी नहीं थी। तो वहां तो एक शब्द किसी के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि लाल किले की वो भीड़ जो धक्कम धुक्का करती हुई दिखाई पड़ रही थी कि भाई ये कोविड प्रोटोकॉल को ध्वस्त किया जा रहा है। वहां तो हर जगह आलोचना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोरोना के साथ लड़ाई गंभीरता से न होकर जिस प्रकार की राजनीतिक विद्वेष का इसको आधार बनाया जा रहा है। मैं एक छोटी सी बात कह दूं, आपने कहा कि आप लड़ाई में इतने सीरियस है और आप चुनावी राज्यों को बीच में ले आए। तो मैं आपसे पूछूं कि ये बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन कोरोना से लड़ाई के लिए है, या बदरुद्दीन अजमल के साथ आप जो गठबंधन किया असम में, ये कोरोना से लड़ाई के लिए है, या केरल में मुस्लिम लीग से कोरोना से लड़ाई के लिए? सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आप राजनीति इसमें लाने का प्रयास करते हैं केवल आप तो राजनीति अलग रखिए, और कोविड के साथ लड़ाई वाले विषय को चुनाव के साथ जोड़ने का जो प्रयास मत करिए। सभी लोग अभय जी, डॉक्टर साहब ने एक बात और कही थी, आपने सुनी नहीं शायद, आपका कनेक्शन हम दुरुस्त कर रहे थे तब। डॉक्टर साहब ने कहा था ये कोरोना का वायरस बड़ा सेक्युलर वायरस है, ये किसी को भी पकड़ लेगा, इसलिए अभी हिंदू मुसलमान में मत उलझिए। दिल्ली का इस वक्त बड़ा फैसला आ गया है। दिल्ली की सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखने के बाद दिल्ली की सरकार ने यह फैसला किया है कि दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है वो वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर चल रहा है कि वैक्सीन है या वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन राज्यों को मिलेगी या वैक्सीन नहीं मिलेगी। ये राजनीतिक पार्टियों की, सरकारों की लड़ाई है। लेकिन आम आदमी के मन में जो सवाल आ रहा है वो वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर आ रहा है। वो पूछ रहा है कि डॉक्टर्स को, हेल्थ के फ्रंटलाइन फाइटर्स को जब पहले दौर से वैक्सीनेशन हो गया तो एक के बाद एक लगातार डॉक्टर अगर कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम वैक्सीन लगवा के भी कहां जाएंगे? ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दोनों डॉक्टर से सवाल पूछेंगे। आप बने रहिए आज तक के साथ, दंगल जारी है। Presented by KEI Wires and Cable. आज तक फिर से नंबर 1 बंगाल और असम की पोलिंग पर कंपटीशन से 2 गुना व्यूज। आज तक नंबर 1 बेमिसाल 20 साल। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और लट्टू का खबर है? खबर बहुत खराब है पप्पू भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े टैंक आ रहे हैं। अरे हम भी तो फाइटर प्लेन लेके आएंगे ना, खट 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 मुंह तोड़ जवाब देंगे ऐसे। समाचार सुना रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं? ऐसी खबरों की हजामत करते हैं हम। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। क्या आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? क्या इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट है? अगर हां तो आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। आपको साइबर क्राइम करने वाले लोग
ठग सकते हैं। ये हो रहा है कैसे, ये हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपका अकाउंट है और आपके ढेर सारे वहां पर फॉलोअर्स हैं, तो आपको साइबर क्राइम करने वाले ठग एक मैसेज भेजेंगे और खास तौर से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को, जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, या मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, हीरो हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको ये लोग, ये ठग एक मैसेज भेजेंगे। वो मैसेज आपको इंस्टाग्राम पर आ सकता है, वो मैसेज आपको आपके ईमेल पर आ सकता है, और उस मैसेज में ये लोग आपको किसी ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए कहेंगे और अपने आप को ब्रांड मैनेजर बताएंगे। अब आपको लगेगा कि भाई मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूं, मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मेरे हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, और अगर कोई कंपनी मुझसे अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, आपको करना भी चाहिए। लेकिन ये लोग ठग भी हो सकते हैं, और ज्यादातर ठग ही ऐसा कर रहे हैं। ये अपने आप को ब्रांड मैनेजर बताकर आपसे अपने पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे। पर्सनल डिटेल्स मतलब आपका नाम, टेलीफोन नंबर, आपका एड्रेस, आपके बैंकिंग डिटेल्स, आपके दूसरे डिटेल्स। क्यों? इसलिए कि अगर आपकी इनसे डील हो जाती है तो ये आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारा प्रमोशन करेंगे, हमारे ब्रांड का प्रमोशन करेंगे, तो हम उसके बदले आपको फीस देंगे, पैसे देंगे, और वो पैसे हम आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और इसलिए आप खुशी खुशी क्या करते हैं कि अपने सारे डिटेल्स इन्हें दे देते हैं। बस यहीं पर आप हो रहे हैं एक बहुत बड़ी साइबर ठगी का शिकार। बहुत होशियारी से, ध्यान से, कोई भी अगर आपको कांटेक्ट करता है उसकी पूरी छानबीन कीजिए, उसकी सत्यता को प्रमाणित कीजिए, उसके सच को जानिए, समझिए, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए और उसके बाद उससे कोई डील कीजिए। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर जरूर हैं, तो भी आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपको ये ठग ईमेल के जरिए या आपके इंस्टाग्राम मैसेज पर एक लिंक सेंड करेंगे और उसमें ये आपको कुछ लालच देंगे, प्रलोभन देंगे, और उस लिंक में एक इंस्टाग्राम का होम पेज भी होगा। आपसे कहा जाएगा कि आप इसमें अपना एड्रेस और पासवर्ड डाल दीजिए। मान लीजिए आप उसको फिल कर देते हैं, और जैसे ही आप ये करते हैं आपकी सारी डिटेल्स और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है। ये तुरंत आपके पासवर्ड को चेंज करेंगे, उसे हैक करेंगे और उसके बाद उसका मिसयूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। आपके फैंस, आपके फ्रेंड्स को पैसों के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे अपनी कोई परेशानी बताकर। अगर ऐसा होता है तो तुरंत अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए कोशिश कीजिए, इसकी रिपोर्ट कीजिए। तो कोई भी इंस्टाग्राम पर यदि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को, इंस्टाग्राम के आम यूजर्स को कोई मैसेज आता है, कोई अपने आप को ब्रांड मैनेजर बताकर आपसे किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कहता है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको उससे टेलीफोन पर बात करनी है, आपको उससे पूरी अच्छी तरह से ठोक बजाकर जांच पड़ताल करके कोई फैसला लेना है, वरना आप इस तरह की ठगी का शिकार हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार आम इंस्टाग्राम यूजर्स को भी इस तरह से साइबर क्राइम के जरिए ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और ये आजकल काफी आम है। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए। आज तक के वीडियोस देखिए HD क्वालिटी में भी। आज ही YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए आज तक HD चैनल, सबसे तेज, सबसे ज्यादा। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप।
दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। विदेश को दवाई, देश में लड़ाई। अभय दुबे कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से हमारे साथ हैं, दो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर कौशल कांत और डॉक्टर अंशुमन। डॉक्टर अंशुमन, पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर डॉक्टर कौशल कांत के पास। डॉक्टर अंशुमन, सवाल यह कि जब एक के बाद एक देश के बड़े बड़े अस्पतालों में, जहां लोग उम्मीद से जाते हैं कि यहां से जान बचा के ही लौटेंगे, वहां लाइन से डॉक्टर एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वो भी तब जब बहुतों को 2-2 डोज लग चुके हैं, तो क्या लोगों का विश्वास, भरोसा वो वैक्सीन से डिगेगा नहीं? क्या कैसे भरोसा दिलाएंगे वापस? जी रोहित जी, बिल्कुल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से वैक्सीन गुजर के और तीनों ट्रायल, तीनों फेजेज उनके क्लियर हो चुके हैं, सुरक्षित और कारगर दोनों टेस्ट करके निकाला गया। लेकिन वैक्सीन में क्या होता है, 72 से 80% के बीच में प्रतिरोधक क्षमता बनने की ट्रायल में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से है। इसका मतलब यह है कि अगर वैक्सीनेशन आप लगा रहे हैं तो इसमें से अभी भी 20 से 30% लोग ऐसे बच जाएंगे जिनको प्रतिरोधक क्षमता जिनके अंदर नहीं बनेगी। लेकिन एक व्यक्ति जिनको वैक्सीन लगा हुआ है उनको अगर संक्रमण होता है, या एक व्यक्ति जिनको वैक्सीन नहीं लगा संक्रमण होता है, वैक्सीन लगे वाले व्यक्ति को जानलेवा या अति गंभीर हालत पहुंचने में की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए डॉक्टर जो पॉजिटिव आ रहे हैं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में काम करना है, चांस ज्यादा रहता है पॉजिटिव आने का, आएंगे, लेकिन जानलेवा कभी नहीं होगी बीमारी। इसलिए वैक्सीन पर से भरोसा ना उठाएं। बहुत साइंटिफिक प्रोसेस से वैक्सीन को तय करके निकाला गया है। आपको लगता है कि सरकार पिक एंड चूज कर रही है? राज्यों को वैक्सीन जो दी जा रही है वो फेवरेटिज्म हो रहा है उसमें, कि अपनी पार्टी वाले राज्यों की जिसमें सरकारें हैं वहां ज्यादा दें और बाकी जगह कम, जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही? रोहित जी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो डिबेट होता है बिल्कुल अलग होता है, गवर्नेंस अलग है। ये चुने हुए लोग हैं, इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पहली बात, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, नंबर 1। लेकिन जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट लग जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आ जाती है और इसमें कोई भी भेदभाव की गुंजाइश। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र अगर बहुत ज्यादा संक्रमण से गुजरेगा, क्या वहां के व्यक्ति दिल्ली नहीं पहुंचेगा, बिहार नहीं पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब नहीं पहुंचेगा? फैलना सब जगह है। फेडरल कंट्री में आज की डेट में पेंडेमिक की सिचुएशन में ये बिल्कुल विरोधाभास खत्म करके, और पार्टी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए सिर्फ सरकार की, क्योंकि उस सरकार में नॉमिनेटेड लोग हैं जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको मिलके सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रायोरिटाइजेशन, जहां संक्रमण ज्यादा है या जो घनी आबादी के राज्य हैं वहां वैक्सीन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराएं ताकि जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ें। डॉक्टर कौशल, आपको लगता है हमने विदेशों को ज्यादा दे दिया, अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए था वैक्सीन वाहवाही के चक्कर में? आज हम भविष्य में खड़े होकर के पास्ट के किए हुए कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। सही और गलत का फैसला हम आगे आने के बाद कर सकते हैं क्योंकि हमें पास्ट पता है, पर फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। और जो रोहित, जो आपने सवाल पूछा कि डॉक्टर्स में क्यों ज्यादा हो रहा है, तो एक चीज सब ये समझ लें कि डॉक्टर्स जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वहां कंसंट्रेशन ऑफ वायरस बहुत ज्यादा है, और जिसको भी ज्यादा कंसंट्रेटेड वायरस की हवा मिलेगी, यानी वो एरिया जो ज्यादा स्लम है, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है, जहां ज्यादा लोग हैं और जहां पे बीमार का नंबर भी ज्यादा है, उनमें इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है। और यही वजह है कि डॉक्टरों में कोरोना सबसे ज्यादा हुआ है। पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनको वैक्सीन लगी है उनकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीनेशन इज कंपल्सरी। और एक चीज और, वैक्सीनेशन के साथ साथ वैक्सीनेशन से भी ज्यादा प्रभावी है हमारा मास्क। इस मास्क के बगैर कोई भी नहीं चलना चाहिए जब तक कि 70% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। साइंटिस्ट की बात माने, मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन लगाएं जब तक कि पेंडेमिक नहीं खत्म होती। अदरवाइज ये मॉर्टेलिटी पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी जैसे कि पूरे ग्लोब में फैली है। तो उसको बचाने के लिए प्रिवेंशन, 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 और प्रिवेंशन के लिए मास्क, मास्क, मास्क एंड वैक्सीनेशन। इसके साथ साथ मेरा अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट और है, जो आपने पॉइंट आउट किया कि कार में बैठे आदमी की तो चेकिंग हो रही है, पर सड़क पे चलता हुआ आदमी वो मास्क नाक के नीचे लटका के चला, उसको कोई नहीं रोक रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और हर आदमी का मोबाइल पे चेक करे कि उसने वैक्सीनेट लगाया है नहीं किया है, और जो बिना मतलब के सड़क पे घूम रहे हैं उनके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए जब तक कि ये पीक खत्म नहीं होता। हमें स्ट्रिंजेंट और एक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की मॉर्टेलिटी कम हो। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा देश की पॉपुलेशन बाकी सारे देशों से बहुत कम है।
अगर हम उससे कंपेयर करेंगे और उतना ही स्प्रेड होगा तो यहाँ मोर्टेलिटी बहुत बढ़ सकती है। तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देश की जनता और देश की हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता नहीं रहेगी तो पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता किसके ऊपर चले करेंगी। लेकिन अल्टीमेटली नेक्स्ट इलेक्शन में आप सबको वोट चाहिए, तो आप सब मिलजुल के काम करेंगे तो शायद जनता ज्यादा खुश होगी। आपने मास्क को लेके इतना जोर दिया, अब मैं अभय दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, आप दोनों के पास फटाफट से आ रहा हूं जल्दी से, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हमारे साथ लाइव आने वाले हैं। उसके पहले सुधांशु जी, मास्क कार में बैठा आदमी लगा ले। प्रधानमंत्री जितनी बार सामने आते हैं वो खुद लोगों से अपील करते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन रैली में जब जाते हैं सामने हजारों की भीड़ होती है, ना कोई मास्क होता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना आपकी पार्टी की तरफ से, ना स्थानीय प्रशासन की तरफ से, ना सरकार की तरफ से कभी इस चीज को लेकर कोई ताकीद की जाती है कि रैली में आ रहे हैं तो भी मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उससे आम आदमी के मन में क्या संदेश जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मास्क बहुत अपरिहार्य है और जिस प्रकार की पब्लिक गैदरिंग में रहें तो वहां मास्क अवश्य रहना चाहिए। और इस समय के स्प्रेड में जो डॉक्टर कौशल कांत जी ने कहा, अंशुमान जी ने भी उस तरफ इंगित किया, स्प्रेड में एक बहुत बड़ा कारण एक लापरवाही भी हो गई है। लोगों के मन में एक ये फीलिंग आ गई थी कि ठीक है अब तो कोरोना चला गया, अब तो वैक्सीन भी आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो आप सामान्य रूप से सड़क पे चलते हुए लोगों को देखेंगे तो आधे से ज्यादा लोग मास्क नहीं लगाए रहते। आपके टीवी पर कई कार्यक्रम हुए जिसमें भारत के कई शहरों को दिखाया गया कि मुख्य चौराहों पे ज्यादातर लोग बगैर मास्क के घूम रहे थे। तो वैसी स्थिति रैली, शादी, ब्याह, हर प्रकार के कार्यक्रम में हो रही थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने यह आग्रह किया है कि वैक्सीन अपनी जगह है, परंतु जब तक मास्क और कोविड के प्रोटोकॉल का हम पूरी कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तब तक नहीं रुक सकता। क्योंकि वैक्सीन सिर्फ उसी व्यक्ति को बचाती है जिसने वैक्सीन लिया है, पर उसके हाथ पे, कपड़ों पे वो कैरियर तो हो सकता है ना। दूसरा व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं ली उस तक वो बात पहुंच सकती है। उसका बचाव सिर्फ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार हाथ धोते रहना है। तो इस प्रकार की चीज के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। और इसमें मैं ईमानदारी से कहता हूं कि सभी पार्टियों की रैली में इस चीज का उतना ध्यान नहीं रह पाता, क्योंकि वो एक ऐसा वातावरण बन जाता है जो उचित नहीं है और इस पे सबको ध्यान देना। सर, बाकी रखे ना रखें, आप तो रखवा लें अपनी पार्टी की रैली में कम से कम, उसके बाद तो दूसरे को कहने की स्थिति में हो। लोग तो पूछने लगे हमसे कि भाई साहब जहां जहां चुनाव होता वहां कोरोना नहीं होता तो पूरे देश में एक साथ चुनाव करा दीजिए फिर। देखिए, हम ये बात इसीलिए तो मैंने तो पहले ही ये बात कही थी, चलिए चुनाव जहां हो रहा वहां तो रैली मजबूरी है, बगैर चुनाव के जहां रैलियां हो रही है खूब बड़ा बड़ा सोशल मीडिया दिखाया जाता है, इतनी भीड़ आ गई। किस लिए भीड़ बुलाई जा रही है भाई? किस पर्पज से बुलाई जा रही है? उसका तो ध्यान रखना चाहिए ना। रैली पे तो मैं कहता हूं, और रैली में तो जिस समय चुनाव हो रहा होता है तो बहुत कुछ आचार संहिता और नियम परिनियमावली तो चुनाव आयोग की लागू होती है। इस पे अगर कोई कठोर दिशा निर्देश देना है तो चुनाव आयोग दे और हम उसको पूरा अनुपालन सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे अपनी पार्टी की रैली में। इस बात का हम आश्वासन देते हैं। ठीक है, अभय जी बोलिए अपनी बात। देखिए, अभी कौशल जी ने कहा कि हमको पास्ट में जाकर नहीं देखना चाहिए। नहीं, ये तो वर्तमान की स्थितियां हैं। 16 जनवरी से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और भाजपा की सरकार ने 21 जनवरी से विदेशों में भेजना प्रारंभ कर दिया। मैं एक गंभीर विषय को और रेखांकित करना चाहता हूँ। पेंडेमिक एक्ट है, सरकार कितनी सोई हुई है ये देख लीजिए। इस वायरस का म्यूटेशन हुआ है और रोहित जी बड़ी मात्रा में आरटीपीसीआर इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। आरटीपीसीआर में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 45-50% तक कंजेशन है उसके लंग्स में, और हॉस्पिटल से एडमिट नहीं कर रहे हैं कोविड वाले। वो कहते हैं कि नहीं साहब इनको कोविड नहीं हुआ है। तो ये गाइडलाइन तुरंत सरकार को जारी करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप चुनावों को 10% समय दीजिए, और बहुत गंभीर परिस्थितियां हो गई है। 90% आपकी सरकार का समय इस महामारी से निपटने के लिए दिया जाना चाहिए। जिन राज्यों में बहुत कमी है वैक्सीन की, उनको प्रोवाइड कराइए। आपकी सरकार ने ये डेटा जारी किया है कि किस राज्य के पास कितनी वैक्सीन है, कितने दिनों की बची हुई है। उसमें आंध्र प्रदेश में 1.2 डेज की है, उत्तर प्रदेश में 2.5 डेज की है, सिलसिलेवार ये जारी किया। तो आप खुद नहीं देखते क्या? आप इसका संज्ञान लीजिए और देश के इस पैंडेमिक में तत्परता से काम कीजिए। हम सब सामूहिक रूप से इस लड़ाई में आपके साथ। एक लाइन सुधांशु जी फटाफट से। हाँ भाई जी, वैसे तो मैंने तो अपने वक्तव्य में कोई राजनीतिक बात नहीं कही थी, पर एक बात कह दूं। आपके महाराष्ट्र के मंत्री ने बुधवार को कहा कि उनके पास 14 लाख वैक्सीन है और 10 लाख दी है सरकार ने, जो पर्याप्त है। आज शुक्रवार है, क्या 2 दिन में 24 लाख वैक्सीनेशन हुए हैं क्या महाराष्ट्र में? इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए। अन्यथा आपके मंत्री का बुधवार का बयान और आज के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन है।
सुनिए, मिनिस्टर ने बताया आपके कि 40 लाख उत्तर प्रदेश को दी, 40 लाख मध्य प्रदेश को दी, 30 लाख गुजरात को दी, और जहां भयावहता है महाराष्ट्र वहां 17 लाख की बात करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से 14 लाख को 10 लाख 24 लाख है, 2 दिन में 24 लाख लग गए क्या? आज कह रहे खत्म हो गया। मेरा एक सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑफिशियल डाटा नहीं दे रहे, टीवी पे आके बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर अंशुमान को लेके आ रहा हूं चर्चा में एक बार। डॉक्टर अंशुमान, ऐसी परिस्थिति में जब पैंडेमिक होता है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ केस ज्यादा आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा हो सके इसके लिए वैक्सीन ज्यादा देनी चाहिए थी। घर में रोटी बन रही है, तो सर क्या कोई ये कहे कि मैं ज्यादा भूखा हूं तो उसको ज्यादा दे दी जाती है या बराबर बंटवारा किया जाता है? और जो सरकार ने कहा कि हमने एक फॉर्मूला बनाया है, जनसंख्या के अनुपात से हम दे रहे हैं, उसी हिसाब से जाना चाहिए था। जी देखिए, वैक्सीनेशन कोई इलाज नहीं है, पहले समझना होगा। अगर संक्रमण अभी जहां ज्यादा हो रहा है वहां वैक्सीनेशन अभी ज्यादा लगा देंगे, संक्रमण रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगने के बाद लगभग 10 दिन बाद प्रतिरोधक क्षमता बनेगी और नए लोग इन्फेक्ट होने से बचेंगे। ये सच्चाई है, पहले समझना चाहिए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी आबादी है किस स्टेट की या किस सिटी की, इससे प्रायोरिटाइज करना होता है वैक्सीनेशन को कि कहां कितनी वैक्सीनेशन मुहैया कराई जाए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उनको अगर रिक्वायरमेंट जरूरत है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि केंद्र से डिमांड करे। उसके बाद अगर केंद्र सरकार पूर्ति न करे, तब आप माने कि हाँ पूर्ति नहीं हुई। सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कोरोना वायरस का ना करें प्लीज, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ना करें, इसको मेडिकल मैनेजमेंट तक सीमित रखें तो ही बेहतर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज दंगल का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आखिरी पड़ाव पर जो सवाल हमने आपसे पूछा, आपने क्या जवाब दिए बताएंगे। देखते रहिए आज तक। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज तक ने ENBA अवार्ड्स 2020 में एक बार फिर लहराया परचम। आज तक फिर चुना गया हिंदी न्यूज चैनल ऑफ द ईयर। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तक ने एनबा अवार्ड्स में 76 ट्रॉफीज जीती हैं। मेरा मानना है कि हमने ये ट्रॉफीज इसलिए जीते हैं क्योंकि हमने न्यूज़ कवरेज के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है। हम कोरोना के आगे भी नहीं झुके। हम हर खबर का हर पहलू दिखाते हैं निष्पक्ष। 20 साल से आज तक को अपना भरोसा बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टुडे ग्रुप ने किए रिकॉर्ड 76 अवार्ड्स अपने नाम। इंडिया टुडे ग्रुप, कोई नहीं दूर दूर तक। क्या आप जानते हैं कि ईयर 2020 यानी कि पिछले साल 2020 में हमारे देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार या बिजनेस पार्टनर कौन है?